कई सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें इस गाड़ी की दिक्कतों के बारे में बताया गया है और ये भी बताया गया है कि इस गाड़ी को लेने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलती है। बट आज मैं उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा जो कि एक्चुअल में है नहीं, बट यूट्यूबर्स थोड़ा ज़्यादा दिखाते हैं और ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपको रियल लाइफ के अंदर फेस करने को मिलते हैं। 1.5 महीने हो चुके हैं मुझे इस स्कूटर को यूज़ करते हुए। मैंने इसे 2354 किलोमीटर चला लिया है और हम बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि एक्चुअल में है नहीं, बट यूट्यूबर्स थोड़ा ज़्यादा दिखाते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है इसकी डिस्क ब्रेक्स। डिस्क ब्रेक्स के अंदर ये लोग बोलते हैं कि बारिश के अंदर थोड़ी आवाज़ ज़्यादा आती है, बट मैं ये नहीं मानता, क्योंकि जितनी भी सारी डिस्क ब्रेक्स वाली गाड़ियाँ हैं उन सभी में ऐसी आवाज़ें आती रहती है। चाहे आप अपाची ले लो, चाहे आप BMW ले लो, सभी के अंदर ये सेम प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। क्योंकि साइलेंट गाड़ी है तो इसके अंदर थोड़ी सी आपको आवाज़ ज़्यादा सुनने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से ये कोई एक इतना मेजर इशू है नहीं जितना बताया जाता है। दूसरी प्रॉब्लम की तरफ जो कि लोग बताते हैं पैनल गैप्स। अब पैनल गैप्स आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर देखने को मिलते हैं, टेस्ला हो गई, मैक्लेरन हो गई। तो पैनल गैप्स ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है कि ये पैनल इतना गैप है तो ये निकल के गिर जाएगा या इसके अंदर ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो मेरे ख्याल से ये कोई इतना मेजर डिफेक्ट है नहीं जितना कि लोग बताते हैं। बढ़ते हैं अगली मेजर प्रॉब्लम की तरफ जो कि लोग बताते हैं नॉर्मल मोड में इसका इतना ज़्यादा पिकअप है नहीं। तो पहली बात तो इसका नाम ही नॉर्मल मोड इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसके अंदर आपको नॉर्मल जितना ही पिकअप मिल सके। अगर इसमें स्पोर्ट्स जैसा पिकअप दे देंगे तो स्पोर्ट्स मोड का क्या मतलब निकलेगा। दूसरी बात ये आपकी सेफ्टी के लिए दिया गया है क्योंकि जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं वैसे ये नॉर्मल मोड के अंदर रहती है। इतना ज़्यादा थ्रॉटल एकदम से जनरेट ना हो स्टार्ट करते ही नॉर्मल मोड के अंदर, इसीलिए इतना ही पिकअप दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ये एक इतना मेजर इशू है नहीं जितना कि लोग इसे बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ जो कि है रीज़न। अभी लोग बोलते हैं कि उनकी गाड़ियों के अंदर कभी कभार रीजन काम नहीं करता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज है तो रीजन आपका काम नहीं करेगा। अगर आपकी बैटरी 75% से बिलो है तो ही आपका रीजन जो है काम करेगा। क्योंकि अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज है तो रीजन कहाँ जाएगा। जो ये गाड़ी चार्ज ट्रांसफ़र करेगी वो बैटरी के अंदर कहीं स्टोर होने के लिए जगह ही नहीं है, तो चार्ज कहाँ जाएगा। तो 75% से अबाव रीजन काम नहीं करता, 75% से बिलो ही रीजन जो है काम करता है। तो मेरे ख्याल से ये रीजन वाला जो प्रॉब्लम है ये भी कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बस एक फ़ीचर है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पासवर्ड से ही अनलॉक होती है, पर ऐसा नहीं है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रखे हैं उसके अंदर आप फ़ोन से डायरेक्ट लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और जो अभी MoveOS 3 का जो अपडेट आने वाला है उसमें आपको प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक का भी फीचर मिल जाएगा, जिसमें आप जैसे ही गाड़ी के पास आते हैं वो अनलॉक हो जाती है और जैसे आप कुछ मीटर दूर जाते हैं वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। तो बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ जो कि लोग बताते हैं ये जो चार्जिंग पोर्ट है डायरेक्टली ओपन हो जाता है, इसके अंदर कोई लॉक वगैरह ऐसा कोई सिस्टम दे नहीं रखा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से कोई आपकी बैटरी चोरी नहीं करने वाला है, ये कंपनी ने आप ही के लिए दे रखा है। अगर बाई चांस गाड़ी आपकी 0% डिस्चार्ज हो जाती है तो आप डायरेक्टली यहाँ से जो है ऑपरेट कर सकें। तो मेरे ख्याल से ये एक मेजर इशू है नहीं जितना कि लोग बताते हैं। लोग कहते हैं भाई हमने इतने पैसे खर्च कर दिए, इतनी बड़ी डिग्गी भी है इस गाड़ी के अंदर, पर डिग्गी के अंदर लाइट नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, अगर आपने 1.5 लाख रुपए खर्च किए हैं तो भाई 150 रुपये और खर्च कर दो और ये जो है एक सेंसर लाइट लेके आ जाओ जो आपको रात के अंदर ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगी जैसे आप इस डिग्गी को ओपन करोगे। लिंक जो है मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। और बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। तो अब जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम है इसका ये हम्प। इसका ये जो हम्प है इसकी कारण की वजह से हम इसके ऊपर जो सामान कैरी नहीं कर पाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करो कि आप कोई हुक वाली चीज़ ले लो जो कि यहाँ पे आराम से हैंग हो सके और इधर से उधर ना हो। और दूसरी बात, बारिश के अंदर या धोते समय यहाँ पे पानी भी जमा हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, क्योंकि यार ये एक फाइबर बॉडी है तो इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है। बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ये एक माइनर सा एक्सीडेंट हुआ था मेरे भाई का, जिसमें ऐसा कोई मेजर डैमेज नहीं है कि एक्सीडेंट होते ही मतलब खुल के बाहर आ जाएगा या टूट जाएगा। ये बस एक नॉर्मल से स्क्रैच लगते हैं, क्योंकि प्लास्टिक है तो इतनी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और पेंट क्वालिटी भी मैं बताना चाहूँगा एवरेज ही है, इतने ज़्यादा है नहीं। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि ये इसके हैंडल बार्स। ये जो पीछे वाले जो ग्रैब हैंडल्स है इसकी भी बिल्ड क्वालिटी मुझे इतनी खास लग नहीं रही है। लोग बोलते हैं कि उनके जो ढीले हो जाते हैं, कोई को बोलते हैं मेरे टूट भी जाते हैं, बट मेरे ख्याल से एवरेज है, उतनी बेकार नहीं है जितना कि हाइप क्रिएट की जा रही है। तो बात कर लेते हैं ओवरऑल रिज़ल्ट की। तो भाई ओवरऑल ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा है, इतनी भी बिलो एवरेज नहीं है जितना कि लोग बताते हैं। ग्रैब हैंडल्स ओके है, पेंट क्वालिटी डिसेंट है, इतनी ज़्यादा बेटर नहीं है। मैं बाकी गाड़ियों के साथ कंपेयर नहीं कर सकता इसकी पेंट क्वालिटी या बिल्ड क्वालिटी को। तो एक ओवरऑल आपको बहुत ही अच्छा पैकेज देती है ओला। जो इसके अंदर फीचर्स दे रखे हैं वो दुनिया की किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं आते हैं। और दूसरी बात,
और जिस प्राइस पॉइंट पे ये फीचर्स दे रखे हैं वो भी आई थिंक दुनिया की और कोई सी भी गाड़ी में नहीं आते हैं। अगर मुझे अगली गाड़ी भी लेनी होगी, आई मीन टू व्हीलर भी अगर मुझे अगली लेनी होगी, तो मैं एक ओला ही प्रेफर करूँगा मेरे घर के अंदर। और चाइनीज़ ब्रांड से अच्छा है कि आप थोड़ा इंडियन की तरफ शिफ्ट हो। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।